चलो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। जैसे कि इफ शुगर इज 45 rupees per kg and wheat is 30 rupees per kg। ठीक है, अब जरा देखो, आशना buys 3 kg शुगर, 3 kg शुगर लेती है and 4 kg wheat and 4 kg wheat लेती है, ऐसा करती है। हम ये मान लेते हैं कि ये वेरिएबल प्राइस है, आप इसे मान लें x रुपीस पर केजी और ये y। यहाँ तक समझ में आ गई बात? तो अब एंड इतना लेने के बाद एंड शी पेज, कुछ पे भी करेगी, शी पेज रुपीज, वो हमें पता नहीं कितने का है, 200 टू शॉपकीपर। ठीक है, नाउ कन्वर्ट इट इनटू लीनियर इक्वेशन फॉर्म विथ 2 वेरिएबल्स। इसे लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करो, 2 वेरिएबल होना चाहिए, तो हमने लिख दिया लेट इट इज एक्स है और ये वाई है। चलो तो बोलो कॉस्ट ऑफ 3 kg शुगर कितना हो गया प्रियांशु? 3 kg शुगर की कीमत कितनी हुई? रुपीज 3x। और 4 kg वीट की कीमत बताइए। ₹4y। ठीक है, इट इज ₹4y और इस इन्हीं दोनों का, क्योंकि 1 kg का y है तो 4 kg का 4y हो गया, और 3x प्लस 4y, इसके लिए आशना ने 200 रुपए दे दिए दुकानदार को। तो इस डिजायर्ड लीनियर इक्वेशन, ये लीनियर है क्योंकि डिग्री तो 1 हुई ना, और वेरिएबल कितने होगा 2, सो इट इज लीनियर इक्वेशन विथ 2 वेरिएबल। सही है, इस डिजायर्ड लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन विथ 2 वेरिएबल्स। ऐसी ही इस चैप्टर की सारी इक्वेशंस बनेंगी, जैसे ये बनी है, जितनी भी है सब ऐसे ही बनी। जरा देखो अब अखिला के बारे में। अखिला गांव में गई तो वहां पर एक जायंट व्हील था, तो उसमें भी वो झूलना चाहती थी। इस तरीके का व्हील था जिसमें बहुत सारे लोग बैठ के झूल रहे थे, इस तरीके का जायंट व्हील था। तो अखिला ने उसमें कुछ राइट्स ली हैं, ये पता नहीं कितनी राइट्स ली, लेकिन उसने ली हैं। ऐसा हुआ ये था, तो ये जायंट व्हील में इसने कुछ राइट्स ली हैं, और ये जमीन में ऐसे लगा हुआ है ये जायंट व्हील। और उसने हुपला भी खेला। हुपला समझते हो कि यहाँ पर माचिस की डिब्बी पड़ी रहेगी, बिस्किट का पार्ले जी का पैकेट पड़ा रहेगा, और जिसमें तुम्हारी रिंग चली गई, माचिस की डिब्बी पे तुमने फेंक दिया तो माचिस की डिब्बी तुम्हारी। पार्ले जी भी मिल सकता है, लेकिन जाना चाहिए। ऑटो भी यहाँ रखा रहेगा, ऑटो पे चला गया तो ऑटो पे। हुपला गेम कहते हैं इसको, क्या कहते हैं? निशानेबाजी। तो ये हुपला भी खेला उसने, अखिला ने। और ये क्या है? बड़ा जायंट व्हील। अच्छा, उसने कितना कितना खेला, और जरा ये देखो ₹3 क्या है? इफ हैज गॉन इन विलेज फेयर, ये विलेज में गई है। अब देखो वहां पर जो फेयर था, कॉस्ट ऑफ ईच राइड कितनी है? ईच राइड बुक से देखो
हमारी पुरानी तुम्हारे में बदलाव तो ठीक है, इसमें तो ₹3 ही लिखा है। 3 है सर। और गेम ऑफ हुपला, कॉस्ट ऑफ ईच हुपला गेम, इट इज ₹4। ऐसा उसने किया। शी स्पेंड ऑल टुगेदर ₹20। वही लाइन लिखी पहले पढ़ लो। उसने कितना रुपए खर्च किया? शी स्पेंड ₹20 ऑल टुगेदर। तो क्या अविश आप मुझे इक्वेशन बना के दिखाएंगे? मेक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। हाँ बोलो, बताओ। 3x plus 4 करेक्ट। लेट शी हैज टेकन x राइट, जैसा कि इन्होंने बताया। ये एक ही बार में समझ गए चीजों को। 3x plus 4 एंड प्लेड y टाइम्स हुपला गेम। जितना गेम भी तो खेला होगा ना, वो लिखना पड़ेगा कि x तुम किसे मान रहे हो, नहीं तो ऐसे तो फर्जीवाड़ा हो जाएगा। एंड प्लेड y टाइम्स हुपला। तो मुझे ये बताओ उसने राइड्स पे कितना खर्च किया होगा? ₹3 की एक राइड है, ₹3 की, और x राइड्स ले ली। तो बताओ टोटल उसका जो कॉस्ट है एक्सपेंडिचर ऑन राइड्स कितना है? बताओ कितना? बता नहीं रही आप, बताओ राइड्स पर कितना खर्च आया? 3x हाँ, क्योंकि एक राइड ₹3 की है तो x राइड्स कितने की? सही है। सो टोटल एक्सपेंडिचर ऑन राइड्स, इसका मतलब तुम गांव में राइड तुमने ली नहीं है, जब भी तुम एक्सपेंडिचर नहीं बता पा रही हो। ₹3 और उसका हुपला पे कितना खर्च आया? आसना तुम ही तो गए, तुम नहीं गई थी, ये तो अकेला गई थी। हाँ बताओ। बहुत अच्छा, करेक्ट। क्योंकि एक हुपला ₹4 का और वाई हुपला खेले, कितने हुपला खेले? वाई टाइम्स 5 बार तुमने कहा नहीं हम और फिर खेलेंगे, जब तक मेरा ऑटो आ नहीं जाता मैं तो फेंकती रहूंगी, ऐसा तुमने सोचा। तो बताओ टोटल एक्सपेंडिचर ऑन हुपला कितना हुआ? एक का ₹4, एक बार खेलने का, तुम 10 बार खेले जा रही हो। ये ऑटो तो आज लेके ही जाऊंगी चाहे जितना पैसा लग जाए। तो बताओ टोटल एक्सपेंडिचर ऑन हुपला, इट इज ₹4। और टोटल एक्सपेंडिचर क्या हो गया? 20 तो वो इन दोनों का सम ही तो होगा। तो इसलिए 3x plus 4y इट इज ₹20। इतनी बात समझ में आ गई? दैट इज इतनी बात समझ आई? ₹20 is desired linear equation in 2 variables। सर हाँ, सर आपने वहाँ पे लिखा था लीनियर इक्वेशन विद वेरिएबल। 2 लिखो। अब अगला सवाल देखो, नेक्स्ट पेज पे आओ। ग्राफिकल मेथड फॉर सॉल्विंग इक्वेशन। इक्वेशन का मतलब नहीं है कि यहाँ 20 ही आएगा। अदर एग्जांपल्स देखो, बुक में दिए गए हैं, जैसे x minus 2y is equals to 0, 2x plus 3y is equals to 0, 2x plus 3y is equals to 7 भी हो सकता है। जब तुम किसी चीज से इक्वेट करते हो तब इक्वेशन बन जाती है। अच्छा, इसे और कैसे लिख सकते हो? -7 is equals to, ये भी लिख सकते हो। जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है? बोलो। फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन, ऐसा आपने 9th में किया है 2.1 एक्सरसाइज में, 3.1 में। लीनियर इक्वेशन इज ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। अब इसमें a b c की वैल्यू इससे कंपेयर करके बताओ। A की वैल्यू 2, B की वैल्यू 3 और C की वैल्यू -7। सही है। a की वैल्यू कितनी हो गई?
और B और C -1। ओके, आगे देखिए। अब जरा देखो कि यहां तक तुमको पता चल गया। एक चीज वो और कह रहा है, शी हैज नंबर ऑफ टाइम्स हुपला प्लेड वाई लिखा है, ठीक है। इफ नंबर ऑफ टाइम्स हुपला प्लेड इज हाफ ऑफ द नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ राइड, ऐसा भी लिख रहा है, बुक में पढ़ो, कहीं लिखा है नंबर ऑफ टाइम्स हुपला प्लेड अकेला के लिए कहा गया, वो हाफ है। ये देखो, बात समझ में आई। इफ नंबर ऑफ टाइम्स हुपला प्लेड इज इक्वल टू हाफ ऑफ नंबर ऑफ राइड्स, इसका मतलब जो y है क्या वो हाफ x है, क्योंकि नंबर ऑफ राइड्स तो x है और हुपला y। इसका मतलब क्या हुआ, ये तुम्हारी सेकंड इक्वेशन हो गई, और ये कौन सी हुई बोलो, फर्स्ट इक्वेशन हो गई। जरा चेक करो, यहां तक की बात हो गई। कहने का मतलब है नाउ तुम्हें ये पता लगाना है, अब अगली हेडिंग पे आ जाओ, ग्राफिकल सॉल्यूशन। तुमको ये पता लगाना है उसने कितने हुपला खेले और कितनी बार राइड ली। दो कंडीशन दे दी गई, एक तो 20 रुपये खर्च किया, सबके रेट बता दिए गए, और जितना खेला है हुपला वो हाफ। फाइंड द सॉल्यूशन बाय ग्राफिकल मेथड, फिर अलजेब्रिकल मेथड भी है, सॉल्व करके और ग्राफ से। तो पहले ग्राफ से, तो फाइंड हाउ मैनी टाइम्स she played hoopla and how many times taken ride। अब जरा देखो, तुम पहली इक्वेशन बनाओ और इसका ग्राफ बनाओ। जैसे तुम बाजार जा रहे हो मंगल के साथ, और तुमको क्या खाना है, जलेबी और समोसा, इनको खाना है जलेबी और खस्ता, तो तुम लोगों का कॉमन अब इंटरेस्ट जलेबी हो गया ना। तुम समोसे की दुकान छोड़ दोगे, खस्ता बोलेंगे चलो दोनों जलेबी खाना, पहले जलेबी पे निपटो। यही चीज़ तो होता है, बोलो ये बात समझ में आ गई कि नहीं। तो जो कॉमन इंटरेस्ट होता है, जब दो लोग बाजार जाते हैं, एक को साड़ी और लहंगा खरीदना है और एक को साड़ी और चप्पल खरीदना, कहते पहले साड़ी खरीद देते हैं, अब लहंगा छोड़ो चप्पल छोड़ो साड़ी खरीदो। ऐसा ही तो होता है। ये नहीं होता है कि जो हमें खरीदना है वहीं पहले चलेंगे, ऐसा नहीं होता है। तो इस चीज़ को कहते हैं कॉमन सॉल्यूशन। तो हम अब दो लाइंस ड्रॉ करेंगे। मान लीजिए मैंने एक ग्राफ पेपर लिया, अब तुमको हमने लाइन की इक्वेशन पिछले चैप्टर में ड्रॉ करवा दी है। इसको ड्रॉ करोगे 2-3 पॉइंट लेके मान लो एक लाइन आ गई, इसको भी ड्रॉ करोगे तो इससे एक और लाइन आ गई, कहीं से जा रही है, तो ये इसका कॉमन सॉल्यूशन। दोनों लोग फिर जलेबी खा लो, दिस इज कॉल्ड कॉमन सॉल्यूशन। सो बाय ग्राफिकल मेथड, क्वेश्चन क्या पूछा गया है भाई, इसी सवाल को मैं पहले ग्राफिकल मेथड से कराऊंगा, फिर अलजेब्रिकल से कराऊंगा। एक सवाल समझ के चैप्टर निकल जाए। चेक करो, देखिए सॉल्यूशन, ये बताओ 3x + 4y किसके इक्वल है, 20। तो 4y किसके इक्वल है, हमेशा y को यहाँ रखो और y को x के टर्म में एक्सप्रेस करो। y इधर रहना चाहिए, ऐसा 9th में कई बार तुम लोग कर चुके हो। y ही हमेशा इधर रहता है, x की वैल्यू रखते जाते हो तो y मिलता जाता है, यही तो करते हो, y थोड़ी ना कभी रखते हो। तो इसलिए 20 - 3x और अपॉन 4 बोलो, सही है। अब जरा देखो, यहां पर जिगिशा तुम ऐसा x रखो कि y आसानी से सॉल्व हो जाए, फ्रैक्शन से हम बच जाएं। ऐसा कोई x सोचो और रख दो इसमें को। बताओ 4
फोर रखना चाहते हो, फोर रख, चलिए फोर रखेंगे तो x इज इक्वल टू 4, फोर रखो तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 20 माइनस 3 इंटू 4 और बाई 4 तो 20 माइनस 12 बाई 4 तो 8 बाई 4 तो 2 आ गया। एक और मंगल रखो जरा, जीरो डाल दो, जीरो तो सबसे आसान है, खत्म ही कर देगा। जीरो डालो तो x अगर जीरो डालोगे तो क्या आएगा बताओ, 20 माइनस इसी में डालो 3 इंटू 0 अपॉन 4 तो दैट इज 20 बाई 4 तो कितना आ गया 5, तो 0 पे 5। वैसे 2 पॉइंट काफ़ी हैं, लेकिन तुमको एक और डालना हो कि कहीं ऐसा ना हो मैंने कुछ गलत दिया हो, तो 3 पॉइंट्स अगर एक लाइन पे नहीं रहे तो इसका मतलब तुमने एक चीज़ कहीं गलती की है, तो अपनी गलती पकड़ में आ जाती है, इसलिए लोग 3 पॉइंट कहते हैं। नहीं तो एक लाइन पे आना चाहिए, नहीं आ रहा तो हमने गलती की है, हम जरा देख लें फिर इससे। अब जरा देखो तुम और क्या कर सकते हो, मान लो 4 3 या 12 और 5 3 या 15, 6 3 या 18, 8 3 या 24, 8 तो बहुत आगे हो जाएगा, प्लस में करके देखो। नाउ -1 रखोगे तो 23, -2 तो -3 -4, -4 रखो, 4 3 या 12 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, जोड़ने पे तब भी कितना आएगा 32। सही है। -4 रखो जरा, x इज इक्वल टू -4 तो कितना आ जाएगा 32 में तब भी 8 पहुंचा, चलो इससे कम हो ही रहा। तो y इज इक्वल टू 20 माइनस 3 इंटू -4 और अपॉन 4 तो 20 प्लस 12 बाई 4 दैट इज 32 बाई 4, 8 हो गया। 3 वैल्यू हमने निकाल ली, सही है। ये हमने फर्स्ट इक्वेशन के लिए निकाली। अब सेकंड इक्वेशन पे आओ, जरा देखो y इज इक्वल्स टू हाफ x, इसकी भी एक इक्वेशन बना लो और वैल्यूज टेबुलेट कर लो। x 0 है दिग्विजय, तो y क्या है बोलो, x 0 तो y 0, x 2 तो y कितना, सही, आप भी बोलो सही है। और x 4 तो y कितना, सही, 4 रखो यहाँ पे तो कट जाएगा ना, 4 पे 2, हर्षवर्धन इतना समझ में आ गया तुमको। चलो अब आगे की बात देखो, यहाँ तक की बात हो गई। नाउ इसको प्लॉट करो ग्राफ, तो हमें यहाँ देख लो x में 4 और -4 चाहिए जबकि y में 8 चाहिए। y में ऊपर कितना जाना है आपको, 8 जाना है, 8 तक जाओ। ग्राफ नहीं होंगे तो मैं सही करना है।
सही है। चलो ऊपर 8 तक लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ऊपर ले लिया और इधर 1 2 3 4 और नीचे, नीचे तो कुछ जरूरत नहीं है, नीचे 1 ही ले लो। तो y इधर ज्यादा आगे जाना नहीं है, x x डैश। चलो चलो अब देखो 4 2 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 ऊपर से बनाना शुरू करना। पता तो चल रहा है ना कितना चाहिए जगह, ऊपर 8 चाहिए, वहीं से लेना, बिल्कुल बीच में मत बनाना। तो 1 2 3 4 4 2 देखो कहाँ है, 4 2 और 0 5, 0 x पे 0 चलो, y पे 5, ये 0 5 है। और देखो 4 2 -4 पे 8, इसमें -4 चलो तो -4 पे 8 चलना है, ये 8 हो गया, -4 8। अब ये तीनों पॉइंट मिला दो, ये 4 2 है, तो हमारी एक इक्वेशन बन जाएगी जैसे पिछले चैप्टर में हमने पॉलिनोमियल बनाई थी ना लीनियर की, वही तो बनेगी। वहां पे x लिया था, यहाँ y ले रहा है, फर्क इतना ही है। ये देखो दैट इज, इसको ऐसे ले लो। अब मैंने ग्राफ में थोड़ा सा इधर उधर किया है, उतना अच्छा स्केल नहीं है, इसका मतलब है 4 पे 8 यहाँ होगा, 4 पे 8। आप अपने हिसाब से ले लो क्योंकि बड़े बड़े लिए, वो छोटे छोटे लिए, आपके पास ग्राफ पेपर है। दूसरा देखो 0 पे 0 लो और 2 पर 1, 2 पे 1 लो और 4 पे कितना लो, 4 2 तो इसमें भी है, 4 2 उसमें भी है, कॉमन सोल्यूशन तो यहीं आ गया। देख लो 4 2 यहाँ भी, 4 2 यहाँ भी है कि नहीं। अब इसे मिला दो, तो पहला है 0 0 और दूसरा है 2 1, और ये किसकी इक्वेशन है, इसके ऊपर क्या लिखोगे, ये लिखना जरूरी है, y = ½ x, और इस पर क्या लिखोगे, x x डैश भी डालना जरूरी है, y y डैश भी डालना जरूरी है, और ओरिजिन भी डालना जरूरी है, ये सब डिटेल्स हैं। और दूसरा वो लिखो 3x + 4y = 20। These line intersect at a common point. That common point is a common solution. तो उसने कितनी राइट्स ली और कितने हुपला खेले, x की क्या वैल्यू आई है कॉमन सोल्यूशन, 4, ये देखो ना कॉमन पॉइंट, और हुपला कितने खेले, 2, क्योंकि हुपला हाफ है, सही है। सो दीज लाइन्स इंटरसेक्ट, किस पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, एट 4 2। सो 4 2 इसका कैसा सोल्यूशन हुआ बोलो, इस कॉमन सोल्यूशन विच लाइज ऑन बोथ द लाइन्स, इस लाइन पे भी 4 2 है, उस लाइन पे भी है, तो वो कॉमन पॉइंट हुआ। तो इसका मतलब जो दोनों को सेटिस्फाई करे वही तो सोल्यूशन हुआ। तो दैट मीन्स एक्स वाई की हर्षवर्धन वैल्यू क्या हो गई, x की वैल्यू 4, y = 2 नंबर ऑफ, ये नंबर ऑफ क्या है, नंबर ऑफ राइट, सही है, अब तो अच्छा बता रहे हो। और ये नंबर ऑफ हुपला प्लेट, बोलो यहाँ तक समझ आ गई। अब जरा देखो अलजेब्राइक सॉल्यूशन, अभी तक तुमने कैसा बनाया,
बाई ग्राफ, इसको कहते हैं ग्राफिकल सोल्यूशन। ये सब क्या चीज है बताओ? ग्राफिकल मेथड टू फाइंड सोल्यूशन। अब अलजेब्राइक मेथड देखो, तुम्हारे पास इक्वेशन क्या है बोलो? 3x + 4y = 20 दिया है। ये दो इक्वेशन है, एक ये है और एक ये है। इनको आपस में भिड़ा दो, y की जगह ½ x रख दो, क्योंकि वो तो दोनों जो जब कॉमन होगा वही तो होगा ना। एक की वैल्यू दूसरे में डाल दो, तो 3x और 4 तो लिखो, लेकिन y की जगह क्या डाल दो बोलो? ½ x। ऐसा करने से बोलो ये कितना आ जाएगा? 4 × ½ x कितना होगा? 2x। तो ये हो गया 20। बोलो 5x कितना आ गया? 20। तो x कितना आ गया? 4। 4 तो राइट्स हो गई। अब जो वैल्यू आई है उसको इसमें भी डाल सकती हो, इसमें भी डाल सकती हो, किसी में भी डाल दो। तुम्हारा y x आ गया, y आ गया। किस में डालना चाहते हो? ये ज़्यादा आसान लगेगा। वैसे दोनों में डाला जा सकता है, सही है। तो देखो इसको कहते हैं सब्स्टिट्यूट कर दिया। क्या कर दिया बोलो? सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ y। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है। कैसा मेथड है? सब्स्टिट्यूट, क्योंकि आप वैल्यू को उसमें प्रतिस्थापित कर दिया। तो अब मुझे बताओ, अब y कितना है? ½ x, और तुम्हारा x रिद्धि कितना आ चुका है? 4 डालो इसमें, तो y कितना आ गया? तो क्या ये वही चीज है जो यहाँ तुमने देखी? इस मेथड को क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड अलजेब्राइक मेथड। ये कैसा मेथड है? अलजेब्राइक मेथड। अब जरा ध्यान दीजिए, आपकी दो इक्वेशंस क्या क्या हैं? ये देखो, दोनों इक्वेशन देखो। ये है, इसको लिखो 2y = x, या फिर क्या लिख सकते हो बोलो? x - 2y = ये समझ में आ गया? इसको क्या लिख सकते हैं? इसको यहां लिख दो, x - 2y = ये सेकंड इक्वेशन। थोड़ा बहुत भी मॉडिफाई करोगे तो अब ये थर्ड मानी जाएगी। हमने थोड़ी वैल्यू इधर उधर कर दी ना, अब सेकंड नहीं मान सकते। इसे क्या मानेंगे? चलो अब एक चीज और करो, इसको लिखो 3x + 4y - 20 = 0। भी जैसे मैंने वहां नहीं लिखा था -7 वाली, वैसे कर दिया। और इसको भी क्या लिख दो? दैट इज x - 2y और +0 = 0। बोलो सही है? अपने मन से 0 लगा दिया। अब पहली वाली इक्वेशन को तुम a1x + b1y और +c1 = 0 लिखो, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। और दूसरी वाली को क्या लिखोगी? a2x + b2y और +c2 = 0। बोलो सही है? पहले पेज के लास्ट में देखो, ये सही करते हैं, कंपेयर कर लिया है। आपस में क्या कर लिया? दो इक्वेशन होगी, हमेशा कंपेयर करना है। सेकंड पेज की लास्ट लाइन पढ़ो, देखो ऐसे उन्होंने भी किया। तो बोलो a1 की वैल्यू अविश क्या है, और a2 की क्या है, b1 की क्या है, और c1 की क्या है? बोलो। A1 की है 3 है, और b1 की B1 की 4 है, और c1 की -20। -20। इनको कहेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल। चैप्टर का नाम है, पेयर ऑफ है। इन्हीं को तो सॉल्व कर रहे हैं। अच्छा लवनिका, a2 की वैल्यू बताओ, b2 की वैल्यू बताओ, c2 की वैल्यू बताओ। सर बोलो। सर ये x - 2 = 0 है ना, इसके नीचे का मुझे समझ में नहीं आया। इसके नीचे मैंने बस ये जो वेरिएबल है इधर ले लिए, -20 भी इधर ले लिया, जिससे c से कंपेयर हो सके। हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में c यहाँ होता है, समझ में आया? अगर कोई कांस्टेंट है, मान लो जैसे तुम्हारे पास 2x + 7y = 4 है, और तो तुम इसको ऐसे लिख लो, तुम्हें इसको इससे कंपेयर करना है, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है। तो पहले तुम 4 इधर ले लो, तब तो कंपेयर कर पाओगे।
तो कैसे लोगे बोलो? तो एक्सप्रेशन माइनस -4 और इज इक्वल टू 0। यहाँ तो मैंने आर्बिट्रेरीली 0 लिख दिया है तुम्हारी सुविधा के लिए, वरना मन में भी सोचा जा सकता है कि कांस्टेंट है ही नहीं तो 0 होगा। तो A1, अब A2 B2 C2 बताओ। हाँ, B2 -2, यहाँ से देखो इन्होंने देख लिया -2, और C2 क्या है? सही है। A1 बाई A2 बताओ। A1 बाई A2 की वैल्यू बताओ जिज्ञासा। 3/1। B1 बाई B2 की वैल्यू बताओ। 4/-2 कितना होता है? तो A1 बाई A2 3 आ गया, और B1 बाई B2 कितना आ गया? -2। यहाँ समझ आ गया? क्या तुमको ऐसा लगता है कि A1 बाई A2 B1 बाई B2 के इक्वल नहीं है? बोलो। जब जब ऐसा होगा तो लाइंस आपस में कट करेंगी। जरा टेबल में देखो अगले पेज पे, ये कहीं लिखा है 26 पेज के ऊपर, मिला कि नहीं मिला? लाइन कब कट करेंगी? सी से कोई लेना देना ही नहीं तुमको। When A1 upon A2, ठीक है? तो अब हम एक टेबल बनाएं। बोलो क्या चीज? ये तो आगे अगले पेज देखो, टेबलेट ये मैं करता हूँ। सही है, लिखो इस चीज को। दैट इज, तीनों कंडीशन को हम कर करके देखेंगे, तब सब चीज समझ में आ जाएगी। अभी पहली तुमने करके देख ली ना, तो क्या लिखे बताओ जरा देखिए। नाउ if A1x plus B1y plus C1 is equals to 0 and A2x plus B2y plus C2x is equals to 0 are pair of linear equations in two variables में हैं। तो अब अगले पेज पे आ जाइए, यानी पेज नंबर 26। तो पेयर ऑफ लाइंस जरा देखो, ठीक है? जैसा कि मेरी पहली वाली इक्वेशन, यही दोनों तो हैं, देख लो हुपला वाली इक्वेशन ही लिखी है, चेक कर लो। तो अब लिखा है पेयर ऑफ लाइंस। पेयर ऑफ लाइंस कौन सी ली है? x - 2y इज इक्वल टू 0। दूसरी कौन सी लिए बताओ? 3x + 4y - 20। अभी ना समझ में आ रहा है यहाँ तक? जी सर। भाई ये वही दोनों तो ही हैं, और उसमें वैल्यू निकाल के रख दी। वैल्यू A1 बाई A2 की क्या निकाली बताओ, और B1 बाई B2 की क्या निकाली, और C1 बाई C2 क्या निकाली, जरा मुझे बताओ। सर इसमें 1/3 बताओ। अब जैसे इसने ये वाली ऊपर ले ली, हमने वो वाली ऊपर ले ली। देखो इक्वेशन लेने के ऊपर है। हमने, इसने इसे 1 लिया और इसे 2 लिया, हमने इसे 1 लिया इसे 2 लिया। फर्क है कि नहीं? चीज पलट जाएगी। 1/3 कहने दो, यहीं से देख लो ना 1/3 है कि नहीं? बोलो, इसे 1 ले लो तो 1/3 सही है, उसका कोई फर्क नहीं। अच्छा इसे देखो, यहाँ देखो, यहाँ करके बताओ वर्बली। इसको B1 ले लो, इसको B2, और जरा डिवाइड करो, -2 ठीक ठीक करो। B1/B2 ऐसे मत करो। -2/4 प्रॉपरली करो, वर्बली नहीं कर पा रहे। कितना आएगा सर? 2 बताते नहीं हो। हाँ इसको करो -2 -1/2। हाँ 1। अब ये सही होता है। देखो ये ईमानदार व्यक्ति है, तुरंत इन्होंने दिमाग लगा दिया। दिमाग की जीत है। सही। सर ये ऊपर आपने if A1x plus B1y plus C1 is equal to 0 and A1x plus B2y और C2x। C2 लिखो, ये मिसप्रिंट है। समझ आई बात की नहीं? तो अब दो अगर इक्वेशन जैसे कि हमारी थी
यहाँ बताओ C1/C2 बताओ मंगल, जीरो। क्योंकि यहाँ जीरो है, सी है ही नहीं तो क्या करोगे, 0/-20 जीरो, तो जीरो। तो ऐसी स्थिति में कंडीशन बताओ, कंडीशन क्या है, अगर A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, जैसे नहीं है इक्वल, तो उसकी कंडीशन की वजह से क्या होगा, देन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, बोलो, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दैट इज इंटरसेक्टिंग लाइंस। और कोई भी दो लाइन अगर इंटरसेक्ट कर रही हैं तो उनके कितने सोल्यूशन होंगे, एक सिर्फ एक ही जगह तो कट करती है लाइन, तो सोल्यूशन कितने हो जाएंगे, सोल्यूशन यूनिक, सिर्फ एक सोल्यूशन होगा। यहां तक समझ आ गया, पहला केस समझ में आ गया तुमको, सब कुछ इसी सीरियल से ही समझ में आ जाएगा। अब दूसरा देखो, दूसरी चीज है हमारे पास आगे बढ़ने के लिए, जरा देखो पेज नंबर 25 में द लाइन्स आर पैरेलल जहां लिखा है वहां पे उसका ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, और उसका भी सोल्यूशन निकालेंगे। लिखा है ना लाइन्स आर पैरेलल, थर्ड वाली चीज देखना, लाइन्स आर पैरेलल, दोनों इक्वेशन लिखो। आरिश क्या क्या इक्वेशन दी बताओ, x + 2y, तो क्वेश्चन है फाइंड सॉल्यूशन बाय ग्राफिकल मेथड। अभी ग्राफिकल ही करना है, पहली एक्सरसाइज ग्राफिकल। देखो x + 2y -4 = 0, और कौन सी है 2x + 4y -12 = 0। यहाँ तक सही है। चलो अब मुझे ये बताओ कि 2y यहीं छोड़ दो, 4 को भी उधर ले जाओ और x को भी, तो y कितना हुआ, आसना समझ में आया, 2y यहीं रहा, 4 उधर चल के प्लस और x उधर चल के माइनस, और 2 से डिवाइड। अब इसको टेबुलेट करो, चलो x और y, x की ठीक ठीक वैल्यू बताओ जिससे y मेरा इंटीजर आ जाए, बोलो आसना। 0 रखेंगे तो क्या आएगी y, बहुत धीरे बोलती है। x को 0 रख दिया, अब y बताओ, करेक्ट। x को हमने 4 रखा, लवनिका y बताओ, x को 2 रखा, y बताओ। सब रिद्धि के बगल बैठ बैठ के तेज हो गई हो, सही, ये तो इनको कुछ घुट्टी पिटाती रहती है। अब ये देखो 4y = लवनिका बताओ, हेलो स्विफ्ट, और फिर y कितना हुआ, सही है। अब जब तुम इतना ही बता रही हो तो x और y, x 0 तो y कितना, y 3, नाउ x 2 तो y कितना, टू हो जाएगा, सही है। अगर x 6 तो y कितना, 0, सही, 3 वैल्यू आ गई। अब अपने ग्राफ पेपर पे आ जाओ, तुमको x एक्सिस
सब प्लस में लेनी है 6 तक, माइनस में कुछ जरूरत नहीं है। और वाई एक्सिस कहाँ तक लेनी है? सिर्फ 3 तक, कुछ ज़्यादा चाहिए ही नहीं। देख लो एक्स एक्सिस में 6 तक जाओ, 1 2 3 4 5 6, ज़्यादा जाना ही नहीं है। इधर 8 जाओ बस। वाई में तो तुमको 3 तक ही जाना है, मर्जी हो तो 4 तक चले जाओ। 1 2 3 4। हाँ, इतनी बात जरूर ध्यान रखो कि एक्स एक्स डैश लिख दो, क्योंकि ग्राफ में बहुत पर्टिकुलर होते हैं। जिसका ग्राफ सबसे अच्छा होता है वो प्रिंसिपल के रूम में लगाया जाता है। समझ आया चार्ट पेपर? अब आगे देखो, वैल्यू प्लेस करो मौजी 0 2 किस एक्सिस पे आएगा? बोलो, इतना धीरे क्यों बोलते हो? बाहर तो जब डोसा मांगते हो, ए डोसा वाले सांबर लाना, ऐसे बोल रहे थे। हाँ? हाँ, तेज आवाज होनी चाहिए। 0 2। अगला बताओ 4 0 कहाँ आएगा? 4 0। और ये बताओ 2 1 यहाँ पे आएगा? इन तीनों को 0 2 2 1 और ये, इससे एक लाइन ड्रॉ करो। लीनियर इक्वेशन है तो लाइन हमेशा बनेगी, नहीं बन रही तो इसका मतलब कहीं तुमने सॉल्व करने में घपलेबाजी की है। तो ये देखो लाइन बन गई। अच्छा, ये हमारी एक इक्वेशन हो गई है। आप इस पे जो इसकी प्राइम इक्वेशन है वो लिखो, ये सब नहीं लिखना, ये लिखो x प्लस। दूसरी इक्वेशन देखो, इसको भी ड्रॉ करो। 0 3 कहाँ आ रहा है? 0 3 2 2 कहाँ आएगा? जब 2 2 निकालो, 2 पे 2 इसी का ठीक ऊपर आएगा। और 6 पे 0, 6 पे 0 आ रहा है यहाँ पे। 6 पे 0, 2 पे 2 और 0 3, इन सब को मिलाओ तो क्या आएगा? मेरी लाइन थोड़ी पैरेलल है। ये इससे क्या पता चलता है? अच्छा, इस पे भी इक्वेशन लिखो। 2x प्लस 4y माइनस 12 दोनों इक्वेशन लिख दी। क्या कुछ सोल्यूशन मिल रहा है? कहीं कट कर नहीं क्या? ये एक जो है गहना गुड़िया खरीदना चाहता है और एक लहंगा चप्पल खरीदना चाहता है, तो क्या उन दोनों में कभी कुछ तालमेल होगा? वो जब चप्पल खरीदेगा कहेगा हमें गहना गुड़िया खरीदना, चलो यहाँ से निकलो, कहाँ से हो पाएगा? दोनों अलग अलग है, जरा ध्यान दीजिए। नाउ इन दिस केस हमको A1 B1 C1 और A2 B2 C2 पता करना है। जरा पता करो, तो यहाँ लिख लें। अब इस इक्वेशन को भी लिखो नंबर 2 पे, इन्हीं दोनों को लिखो। दैट इज, जिस ऑर्डर में लिखा वैसे ही लिख लो। x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। दूसरी क्या लिखिए? 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। प्रियांशु, मुझे ये बताओ A1 बाई A2 की क्या वैल्यू है? 1/2। B1 बाई B2 बताओ? 1/2। बहुत अच्छा। C1 बाई C2 मौजी कितनी होती है? अरे भाई C1 बाई C2 1/3। ये तो बता रहे, लेकिन हमको वहाँ सॉल्व करके लिखना पड़ेगा ना। कितना लिखें? 1/3 ना, क्योंकि सॉल्व करके नहीं बताओ वहाँ मैम को जवाब देना पड़ता है। तो ऐसे सही सही बताओ, हर चीज़ प्रॉपर होनी चाहिए। अब यहाँ तक तुम समझ में आ गया? यानी A1 बाई A2 इज B1 बाई B2 बट इट इज नॉट इक्वल टू C1 बाई C। जब जब ऐसी कंडीशन हो तब तुम क्या समझोगे? जरा देखो, यही कंडीशन है कि A1 बाई A2
B1 बाई B2 के तो इक्वल हो, लेकिन वो किसके इक्वल ना हो? C1 बाई C2 के इक्वल ना हो। तो ऐसी स्थिति में जो ग्राफिकल उनका रिप्रेजेंटेशन होगा वो क्या होगा? यस, लाइंस आर पैरेलल सो नो सॉल्यूशन। लिखो, लाइंस आर पैरेलल सो नो सॉल्यूशन। जिसने सही तरह से बनाया होगा उसका तीसरा ग्राफ भी इस पेज पे बन जाएगा। सो लाइंस पैरेलल लाइंस, तो लिखो नो सॉल्यूशन। अब हम आते हैं थर्ड पर। अभी पूछेंगे, यही कंडीशन पूछेंगे अविश, और इनाम भी देंगे तुमको, तीनों बता दोगे। तीसरी चीज देखो, थर्ड इक्वेशन वो सेकंड वाली है, पेज नंबर 25 की, देख लो। 2x + 3y - 9, 2x + 3y - 9 = 0। सेकंड बताओ, 4x + 6y -18, ये थर्ड इक्वेशन। कहीं तुमको अभी ये तो नहीं लग रहा है कि इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करके यही लाइन लाई गई? लग रहा है कैसा? तो 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या लाइन बदल जाएगी? बदलती थोड़ी ना। हम लोग तो इक्वेशन में कितना इधर उधर डिवाइड करते रहते हैं, मल्टीप्लाई, तो क्या उससे कुछ फर्क पड़ता है? नहीं फर्क पड़ता है। तो ये यही है। इसका मतलब है यहाँ A1/A2 क्या आएगा बताओ? A1/A2 आएगा 1/2। B1/B2 क्या आएगा? 1/2। C1/C2 क्या आएगा? 1/2। क्योंकि -9 - 18 कितना होता है? पकड़ो यहाँ पे 1/2 ही होगा कि नहीं होगा? क्या तीनों चीजें मोहजीत इक्वल आ गई? अभी हम ग्राफ में भी करके देखेंगे इसको, ठीक है? तो अब A1/A2 यदि ये B1/B2 के इक्वल आ जाए, यही C1/C2 के, वास्तव में ये दोनों लाइन सेम ही होंगी। तो हम देखेंगे एक जब खींचेंगे दूसरी उसके ऊपर ही से जाएगी, उसको कहेंगे लाइन्स आर कोइंसाइडिंग, एक के ऊपर एक, दैट इज ओवरलैपिंग। सही है? जरा इसे चेक करें। चलो इन्हीं दोनों इक्वेशन को देखो। चलो पहली है सॉल्व 2x + 3y - 9 = 0 and 4x + 6y - 18 = 0 ग्राफिकली। तो 3y आशना क्या आ जाएगा? -9 - 2y, तो y क्या आ जाएगा? चलो अब तुम कुछ ऐसी जुगत लगाओ कि मेरे y सब इंटीजर में आए। अगर x को मैं 0 रखता हूं तो y क्या है? बोलो 3। और अगर मैं x को 3 रख दूं तो y क्या आएगा? अविश बिल्कुल 3 रखो। 3 रखने से 3 2 जा क्या होगा? 6। 9 में से 6 माइनस करो, 3/3 कितना होता है? सही है? चलो एक और चीज बताओ। नाउ 3 रखने से कितना आ गया? 1 आ गया। और क्या रखा जा सकता है? 1 2 3 4.5 ही रखना, कोई दिक्कत नहीं है। 4.5 रखने से 9 कट जाएगा। 4.5 तो ड्रॉ किया ही जा सकता है। 4.5 रखो, तो बोलो 4.5 रखोगे तो क्या आएगा? -3 हो जाएगा। -3 से आ रहा है? -3 से कितना पड़ रहा है? दैट इज 5 15। सही है, -3 रखो। -3 रखो तो बोलो +6 आ गया। 15/3 कितना होता है? 5। ये जगह अच्छा है। ओके, अब अगला देखो
4x प्लस 6y माइनस 18 इज इक्वल टू 0। अविश 6y कितना हुआ? 18 minus 4x 18 माइनस 4x, तो y कितना हुआ? चलो सबसे पहले x को 0 रखो, y पता करो। करेक्ट। अब देखो 4 दूरी 8, x को 2 रखो, 2 रखने से तो 8 नहीं बनता है। 3 रखो, 3 रखो तो 1 आ गया, और एक 4.5 x को कितना रखो? नहीं तो लोग कहेंगे वैसे ही क्वेश्चन सेम है, रखोगे तो वही वही आएगा, लेकिन बहाने के लिए, दिखाने के लिए कि नहीं हम तो अलग अलग रखे, देखो फिर भी हो गए। नहीं तो लोग तो यही उतार देते हैं, जीरोक्स कर देते हैं, वैसा नहीं करना, एक अलग है। 4.5 रखो जरा, तो y कितना हुआ बोलो? 18 माइनस यहाँ से कितना आया बोलो? 4 5 या 20 और 4 4 या 16 और y 6, तो 0/6, तो 0 आ गया। सही है, 3 पॉइंट ले लिए। अब इसका ग्राफ बनाओ। तुमको x एक्सिस में -3 से 4.5 तक एक्सपेंशन चाहिए, जबकि y एक्सिस में कितना चाहिए? 5 तक का ऊपर चाहिए। y एक्सिस में नीचे तो कुछ तुम्हें चाहिए ही नहीं। हाँ, x एक्सिस में निगेटिव में 3 तक चाहिए और प्लस में ज़्यादा जाना। 1 2 3 -1 -2 -3 और 1 2 3 4 5। ग्राफ पेपर खत्म हो तो बता देना और दे देंगे। -1 और यहाँ कितना जाना? 1 2 3 4 5। यहाँ तक ठीक है। अब देखो 1 2 3 4 5 0 3 लगा निकला। 0 3 किस पे आएगा? y एक्सिस पे आ गया। 0 3 3 1 3 पर 1 और -3 पर 5 -3 पर 5 को, और साथ में इससे पास होती हुई एक लाइन ड्रॉ करो। सही है। अगला देखो, इस लाइन पे इक्वेशन लिख दो। क्या लिखोगे? 2x प्लस 3y और -9 लिखो। इधर x x डैश लिख लो एरो लगाते हुए, और इधर ओरिजिन लिख लो। अगला देखो, 0 3 तुम्हें ड्रॉ नहीं करना, 3 1 तुम्हें ड्रॉ नहीं करना, 4.5 पे 0 ड्रॉ करो। वो तो हो ही गया है कि नहीं? तो आपके ग्राफ में बिल्कुल सही सही बनेगा तो बिल्कुल बीच में ही आएगा। तो ये आ जाएगा 4.5 पे 0। तो तुम्हारी दूसरी लाइन यही हो गई। तो इसमें बस डबल एरो लगा दो, 2 लाइन नहीं ड्रॉ करने की, मोटी कर दो। हाँ, एक साइड ये इक्वेशन लिखी है, दूसरी साइड वो लिख दो, है वही इक्वेशन, बस डबल एरो लगेगा। -18 सही है, बोलो समझ में आ गया। नाउ दीज आर, ये कैसी लाइंस हैं? क्या एक दूसरे के ऊपर लाई कर रही हैं? सो लाइंस आर कोइंसाइडिंग। जैसे इन्होंने बोला कि हमको भी हाफ पैंट लेनी है, तो बोले हमको भी हाफ पैंट लेनी है, बोले हमको भी स्पोर्ट्स शूज लेने, बोले यही तो मुझे भी लेना था, फिर बोले हमको जेल लेना है, अरे यही चाहिए मुझको। अब इन दोनों की बन गई, ये जहाँ जा रहे साथ में ये भी जा रहे, दोनों की एक ही रिक्वायरमेंट हो गई। इसका मतलब है कि हर पॉइंट कोइंसाइडिंग, हर पॉइंट एक सोल्यूशन। एक लाइन पे एक लाइन चिपक गई तो क्या हर पॉइंट सोल्यूशन नहीं हुआ?
एक ऐसा था तो एक ही सोल्यूशन था, एक दूर था तो कोई सोल्यूशन नहीं था, एक ही पे एक ओवरलैप कर जाए तो क्या होगा? लाइन्स आर कोइंसाइडिंग सो इनफाइनाइट नंबर। सही, देखो सो चलिए लिखो कोइंसाइडिंग लाइन। तो कितने सॉल्यूशन? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। अविश, अब तुम तीनों कंडीशन बताओ और एक पेन हमारे से ले जाओ, बोलो तीनों कंडीशन। उधर मत देखो, A1 के टर्म्स बताओ, A1 सिर्फ कंडीशन A1 by A2 is not equal to B1 by B2, तो फिर intersecting line सॉल्यूशन। unique अगला बताओ। A1 by A2 is equal to B1 by B2, which is not equal to C1 by C2, तो फिर पैरेलल लाइन्स और इसका कोई कोई आप बताओ। इसका कोई सोल्यूशन अगला बताओ। A1 by A2 is equal to B1 by B2 is equal to C1 by C2, ये इसके को इंसाइडिंग रहते हैं और इसके इन्फिनाइट सॉल्यूशन। चलो, हमें सॉल्यूशन वर्ड नहीं याद आता है क्या? सॉल्यूशन बनाओ, एक चीनी डालो पानी में, बढ़िया सॉल्यूशन बन जाता है। चलो, अब ये चीज़ तुमको पता चल गई, तीनों कंडीशन। चलो आगे की बात करो। हम लोग एग्जाम्पल 1 करेंगे और एग्जाम्पल 1 को सॉल्व करेंगे। तो पहले चेक करना है कि क्या ये कंसिस्टेंट हैं। इन तीनों में कौन से इक्वेशंस कंसिस्टेंट हैं? जो सॉल्यूशन दे दे, ठीक है, वो कंसिस्टेंट है। जरा ध्यान दो, इस फ्लो चार्ट को बनाओ। दैट इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस कंसिस्टेंट भी हो सकती हैं और इनकंसिस्टेंट भी हो सकती हैं। कंसिस्टेंट का क्या मतलब है और इनकंसिस्टेंट? कंसिस्टेंट का मतलब है भरोसेमंद, जिस पे भरोसा किया जा सके, और इसका मतलब है ना भरोसा करने लायक। सही है, इनकंसिस्टेंट। जैसे संजू सैमसन हर मैच में उसने बढ़िया बढ़िया रन स्कोर किया, मैन ऑफ द मैच पाया। विराट कोहली 8 शतक लगा चुका है IPL में। तो कंसिस्टेंट वही है जो हर मैच में कुछ रन तो जरूर बनाए, भरोसा जिस पे किया जाए। समझ में आई बात कि नहीं? कंसिस्टेंट का मतलब है द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस विच गिव सॉल्यूशंस, कुछ तो हल निकाले, उसको कहेंगे कंसिस्टेंट। और जो सॉल्यूशन ही ना दे उसे क्या कहेंगे? तो ये इनकंसिस्टेंट। ये कंसिस्टेंट होगी कि नहीं? इसने दिया सॉल्यूशन, एक तो दिया, यही बड़ी बात है, यही सबसे मुख्य है। हर में एक ही हमें चाहिए, तो ये कंसिस्टेंट। और इसने तो बहुत दे दिए, तो क्या ये भी कंसिस्टेंट है? हाँ, एक दे अनेक दे तो रही है सॉल्यूशन, दैट इज कंसिस्टेंट। कहने का मतलब है कंसिस्टेंट इक्वेशन दो तरीके की हो सकती है, या तो यूनिक सॉल्यूशन होगा और या फिर क्या होगा? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, अद्वितीय हल या अनंत हल, यूनिक सॉल्यूशन। और या फिर क्या होगा? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ऐसा
इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए होगा, और उसकी कंडीशन क्या होगी? A1 by A2 इज नॉट इक्वल टू B1 by B2। और ऐसा मोहजीत किसके लिए होगा? किन किन लाइंस के लिए होगा? यस, कोई आसन्न रेखाओं के लिए जो एक दूसरे पर ही आसन्न पड़ी हुई, दैट इज कोइंसिडेंट लाइंस। और इसका कंडीशन क्या होगी? अच्छा बता रहे हो, इसके बारे में कुछ बताओ। पैरेलल लाइंस A1 by A2 is equals to B1 by B2 आ गए, C1 by C2, that means lines parallel हैं। और इसमें क्या है? लाइंस एक दूसरे के ऊपर ही हैं, कोइंसिडेंट। और इसमें लाइन आपस में कट कर देंगे। यहाँ तक की बात तुमको हर्षवर्धन समझ में आई क्या? ये बड़ी बात है, क्योंकि यही इस चैप्टर का की पॉइंट है। अब हम पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जबकि हमें समझ में आ चुका है। पहले कह रहा पता करो कंसिस्टेंट है तभी ग्राफ पेपर लेना, कह रहा कंसिस्टेंट हो तब ग्राफ पे बनाना। तो कंसिस्टेंसी कैसे पता करने के लिए करेंगे? ये आ जाए तो भी कंसिस्टेंट बोल देंगे, और ये आ जाए तभी हमें बनाना। वो आ जाए क्या तो नहीं, हम नहीं बनाएंगे ग्राफ। इनकंसिस्टेंट में आपसे कहेगा ही नहीं ग्राफ बनाओ, ठीक है? क्योंकि सोल्यूशन है ही नहीं तो हम क्यों मेहनत करें? हम ग्राफ भी बनाए, सोल्यूशन भी ना मिले, ठीक है? चलो एग्जांपल 1 पढ़ो, क्या कर रहा है? कह रहा पहले पता करो वेदर इट इज कंसिस्टेंट, लेकिन ग्राफिकली पता करने को कह रहा है। तो हमारे पास अब अगर ये अलजेब्राइकली पता करना है, अब ग्राफ बनाओगे तो ग्राफिकली पता चलेगा। कह रहा चेक ग्राफिकली वेदर इट इज कंसिस्टेंट, तो अब तो ग्राफ बना के पता चलेगा। और कहता है अलजेब्राइकली पता करो, इफ कंसिस्टेंट देन ड्रॉ ग्राफ, तो बात अलग होती है। कह रहा फाइंड ग्राफिकली इट इज कंसिस्टेंट और नॉट, तो हमें तो बनाना पड़ेगा। चलो ग्राफ देखिए, चलो अब देखो हाँ? इतने में ही ठीक है, ज़्यादा डार्क होता है तो पता नहीं चलता, इसमें तुमको पता चल जाएगा। हमने डेंसिटी खुद ही कम करके निकाली, बिल्कुल काला काला है वो भी रखा है हमारे पास, उसमें मज़ा नहीं आया बनाने। आपको सिर्फ एक सपोर्ट ही तो चाहिए, पूरा दिख रहा है इसमें, हैं? इसको बनाओ, इसके हाथ में छोटा नहीं देना, पूरा पूरा ये 1 सेंटीमीटर में 2 दे देता है। आगे देखो, चलो नाउ एग्जाम्पल 1, आपको क्या ड्रॉ करना है? दैट इज x plus 3y it is equal to 6n 2x minus 3y it is equal to 12। तो 3y
हर्षवर्धन 3y को एक्सप्रेस करो 3y is equal to 6 minus x. और y 6 minus x upon 3. ठीक है, इसको टेबुलेट करना है, x की सुटेबल वैल्यू बताओ। x क्या रखेंगे, y इंटीजर आ जाए, बोलो। 3. चलो 3 रख दिया, क्या आएगा? 1. और क्या रखें? 0. और तो क्या आएगा? 2. और क्या रखें? 6. तो क्या आएगा? 0. तो बहुत स्मार्ट निकले। यहाँ देखो, अगली लाइन बताओ प्रियांशु। 2x minus 12 is equals to 3y. अच्छा देखो, ये 3y को उधर ले गए, ये भी एक अच्छा मेथड है क्योंकि निगेटिव में। नहीं तो कुछ लोग ऐसे करते हैं -3y यहाँ लिखते हैं और 12 - 2x ऐसे लिख देते हैं, फिर y इज इक्वल टू -3y रहा तो 12 - 2x अपॉन -3 और फिर ऊपर और नीचे -1 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो प्रियांशु ने ये सब करने से अच्छा ये माना, फिर ये निगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव, तो 2x - 12 अपॉन 3। लेकिन प्रियांशु ने ऐसा नहीं किया, प्रियांशु ने इसे इधर ले लिया, इसको उधर ले लिया, तो 2x - 12 इज इक्वल टू 3y। इनकी ट्रिक अच्छी रही, सीधे ऐसे ही कर लो, y तो पॉजिटिव चाहिए नहीं चाहिए, तो 2x - 12 रिद्धि इट इज ये आ गया। तुमको ऐसी वैल्यू इसमें सेट करनी है x की, इंटीजर आ जाए, चाहे पॉजिटिव इंटीजर भी ला सकती हो, निगेटिव, वो तुम्हारी मर्जी है। तो मुझे x बताती जाओ, मैं उस पर y खुद ही लिख दूंगा, तुम मुझे बस बताती जाओ। 0 रख दिया, y कितना आएगा? करेक्ट, एक और बोलो। 3 रख दिया, कितना आएगा? 3 रखो, कितना आएगा? 2 आएगा सर। -2। एक और रखो, -2 नहीं आएगा, Minus और एक बोलो। 6 रख दे, 6 रखो तो कितना आएगा? 0. 0। सही है, चलो अब हम इन दोनों के लिए देखो, मेरा x का एक्सपेंशन 6 तक जा रहा है, निगेटिव में नहीं जा रहा है, और y का एक्सपेंशन ऊपर 2 तक जा रहा है, नीचे 4 तक जा रहा है। तो 2 तक ऊपर लो और नीचे बड़ा बनाओ, और यहाँ x का एक्सपेंशन निगेटिव में ही नहीं हमारा, पॉजिटिव में 6 तक ले जाएंगे, और y नीचे 4 तक जाना चाहिए। हाँ बोलो, बोलो। तुमको कोई डाउट हो तो तुम कभी कभी तो पूछती हो और फिर चुप भी हो जाती हो, पूछना है तो पूछ लिया करो, हर चीज रिद्धि थोड़ी बताएगी। कई चीजें वो तुमसे छुपाती भी है, सही है। 1 2 उसने अभी तक तुमको मेहरानगढ़ के खजाने का नक्शा भी बताया होगा। चल, यहाँ तक की बात हो गई। पहले वाले को देखो, 3 1 3 पे 1, 0 2 0 2 6 0 6 0 3 1 और 0 2। यहाँ तक ठीक है। अब देखो, इस पर एक लाइन ड्रॉ करो, एक लाइन ड्रॉ हो गई। अब देखो, नेक्स्ट इज 0 - 4, ये -4 वैसे बुक में बना हुआ है, हो सकता है पॉइंट दूसरे लिए हो। 3 पे -2 और 6 पे 0, 6 0 तो कॉमन पॉइंट हो गया। 3 पे -2, जरा इसको ड्रॉ करें। इस तरीके से आएगा,
मैंने थोड़ा सा ऊपर ले लिया है, ऊपर नहीं ले सकते। 3 पे -2 यहाँ का यहाँ 3 पे -2 और ये ठीक है 0 -4। तो बोलो ये कहाँ कट कर रहे हैं? एज लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग सो पेयर ऑफ इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। जो दोनों दोस्त साथ चल रहे हैं वो भरोसेमंद है। कंसिस्टेंट सॉल्यूशन नहीं होता है पेयर ऑफ इक्वेशंस का, ध्यान दीजिएगा। पेयर ऑफ इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग so pair of equations are consistent and they give unique solution। देखो from graph, चूंकि वो ग्राफ से बोल रहा है तो लिखो from graph lines are intersecting so pair of, sentence पूरा करो मोहजित, pair of बोलो, 3 बार तो बोला अभी मैंने, कच्चे कान के हो क्या? और इस सेंटेंस पूरा करो। आप बताइए। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। सिर्फ लिसनिंग इज लर्निंग। जो लिसन नहीं कर पाए वो लर्न क्या करेगा? यही आर्ट है जीवन में। आप पैसा दे के भी नहीं सुन रहे हो तो क्या फायदा? आर कंसिस्टेंट। मैं तो 60 रुपए महीने का ट्यूशन था, पापा से कह के हार गया कि मेरा लगवा दो। ना 9th में लगाया, ना 10th में, ना 11th में, 12th में 2 महीने लगाया। पूरा दिन रात किताब में देखता रहता था, वो तारे दिखते थे, कुछ समझ ही में नहीं आता था लिखा क्या। और ना रिफ्रेशर खरीदी, बोली गाइड वाइड नहीं ली जाती है रिफ्रेशर का, वो सरकारी किताब ऐसी कि समझ ही में ना आए, और घर में कोई साइंस पढ़ा नहीं। आप तो ट्यूशन पढ़ रहे हो, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपका भाग्य है कि आपके घर वाले आपको इतना पैसा खर्च करें। नहीं तो पहले इतने बच्चे होते थे कि वो खिला पाते थे, और पढ़ा लिया तो सस्ते स्कूल में, कॉन्वेंट में तो पढ़ाई भूल ही जाओ। तो आपका भाग्य, आप समझो उस चीज़ को, कोई बता रहा है, ठीक है कि नहीं? मैं तो बुक की एक लाइन बता रहा हूँ, इतना कौन बताता है? फिर इसके बाद तो हायर स्टैंडर्ड आएगा, पहले इतना समझो। अच्छा, और इससे कैसा इक्वेशन आएगी? तभी तो मेरी आदत पड़ी, मुझे 5th से ही ट्यूशन पढ़ाने की आदत पड़ी। 5th में था तो 4th को पढ़ाता था, इवन 12th में था तो 11th के बच्चों को पढ़ाता था, और फिर BSc में था तो BSc पार्ट 1 और पार्ट 2 को पढ़ाता था। क्यों? क्योंकि अपने ट्यूशन का खर्चा निकालना तो पढ़ाओ। आप लोगों को तो नहीं करना पड़ता कि ट्यूशन पढ़ाओ, नहीं तो 9th तक पढ़ लो तो कमाई। ये समझ आ गया? इसलिए क्या हुआ, इक्वेशन फिर ये शॉक बन गया। इट विल गिव, ये कैसा सोल्यूशन देंगी? बोलो मोजी। यूनिक सोल्यूशन। और इसका सोल्यूशन क्या है बताइए? तो बहुत कठिन बात हो गया, बोलो। इनको पता ही नहीं चल रहा लाइन कट कहाँ कर रहे हैं। 1 घंटा हो गया क्लास में, आप बताओ। 6 मोहजीद को यही नहीं पता चल रहा, ये जब कथा करेंगे तब पता चला पाएंगे। कथा के बिना कुछ नहीं पता करता। यहाँ दिख रहा है लाइन्स कट कर रहे हैं 6-0। अगला देखो, ठीक है? कुछ लोग बुक से भी देख के बता देते हैं, बल्कि बहुत ईमानदार है। अगला देखिए, नेक्स्ट इज, सिर्फ तुमसे ये पूछा गया है कि यहाँ पर ध्यान दीजिए मोहजीद, दोनों लाइंस और y एक्सिस से जो ट्रायंगल बन रहा है उसका एरिया बता दो। बता दीजिए एरिया, देख के बता दीजिए, सामने है, क्योंकि बुक का ही क्वेश्चन है इसलिए पूछा हूँ। 2 लाइन और y एक्सिस, इससे जो एरिया बन रहा है ना ट्रायंगल का, वो एरिया बताओ। समय बहुत लेट, मंगल आप बताओ, इसका एरिया बताओ इस ट्रायंगल का। 18 है, किसका? आपका। चलो, ये बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है। अब ये जो ट्रायंगल बन गया, इसके 2 सवाल हैं बुक में। तो एरिया ऑफ
ट्रायंगल। और ये भी पूछा जाएगा जो ट्रायंगल बन गया उसकी वर्टिसेस क्या है, तो क्या आप वर्टेक्स बता दोगे? ये सही है। तो दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल, इट इज हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। ये लेंथ कितनी है बताओ? 4 + 2 6, हाफ इनटू 6। और ये लेंथ कितनी है? हाइट 6 है, तो कितना हो गया? 18 स्क्वायर यूनिट्स। पूरी बात समझा गई? और इसकी वर्टिसेस क्या हो इस ट्रायंगल की? फाइंड द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल formed by pair of lines and y axis। तो वो कौन कौन सी हुई? आंसर 6 0 0 -4 और 0 2। इतना क्वेश्चन आएगा तो 4 नंबर का एरिया पूछा जाएगा, वर्टिसेस पूछी जाएगी और ये पूछा जाएगा। आएगा जरूर एक क्वेश्चन, ये भी 5 बार आ चुका है। अगला सवाल देखो, दैट इज, चलिए इतनी बात हो गई। आपको मैंने ये दे दिया है, ये सब आपके सामने है। तो पहला सवाल तुमको यही सवाल करना है, ये फिल करो, ये कंडीशन फिल करो, ठीक है? ये कंडीशन फिल करो। ठीक है, fill the condition and draw graph for 1 and 2। 2 के ग्राफ तुमसे बनाओ, ठीक है? ग्राफ for 1 and 2। Also tell which of the cases are consistent। यहाँ मैंने वो लाइन नहीं ड्रॉ की है, जहाँ तुम सोल्यूशन लिखोगे वहाँ ये भी लिख देना कि वो कंसिस्टेंट है कि नहीं। ऑल्सो टेल विच केसेस आर कंसिस्टेंट। तो ग्राफ के पीछे ये बना लेना, एक्स्ट्रा पेज शीट चाहिए तो मैम दे देंगे आपको। चलो ये हटा दें, ये समझ आ गया। 7:45 तक आपका टाइम है।